89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। और अक्सर जब हम लोग बाहर निकलते हैं, कभी ट्रेन का सफर हुआ, कभी बस का सफर हुआ, या कहीं किसी जगह अस्पताल में दवाइयां लेने के लिए या टिकट की लाइन में खड़े हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, तो फिर हम अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। और तब गुस्सा आता है कि यार हर जगह इतनी भीड़ क्यों है। लेकिन जब भीड़ के असली कारण को हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि यार मामला सब पॉपुलेशन का है ना। लेकिन इस पॉपुलेशन को कैसे नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित करना जरूरी भी है या नहीं, इसको कैसे हम पॉजिटिव वे में लेकर के जा सकते हैं, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन्हीं सब बातों पर मंथन करने के लिए साल भर में एक दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में, जहां पर हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि आखिर जो ये जनसंख्या है पूरे विश्व भर की, इसकी दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। तो आइए, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव। आप क्वीन मेरी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, फैमिली प्लानिंग यूनिट की इंचार्ज हैं। चूंकि फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन की हमने बात की है, तो मैम से बहुत बेहतर तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि आखिर जो ये विश्व जनसंख्या है, इसको हम कैसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, या फिर कैसे इस पे नियंत्रण लगा सकते हैं, या कैसे इस पे हम कहें कि काबू पा सकते हैं। इन पूरी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है केजीएमयू गूंज पर। थैंक यू अभिषेक जी, और आई एम सो हैप्पी कि आपने एक इतना बर्निंग टॉपिक उठाया है। हम लोग 11 जुलाई को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं जी, तो ये जनसंख्या विस्फोट को रोकने का, क्योंकि हर समस्या की जड़ में अगर हम जाकर देखें तो वहाँ पर एक ही कारण निकल के आता है, और वो है जनसंख्या। तो उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको हम कैसे अपने लाइफ में प्लान कर सकते हैं, और किस तरीके से चीज़ों को अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। बिल्कुल। मैम, जैसे कि हम चाहे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें या फिर जो इंसानों की तरफ से बनाए जा रहे संसाधन हो उनकी बात करें, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो सीमित हैं। जो इंसानों द्वारा बनाए जा रहे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लोगों के काम आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हवाओं की, बात करें शुद्ध जल की, या और भी जगहों की, पृथ्वी की ही हम बात कर लें, तो देखिए जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। लोगों को छोटी सी जमीन खरीदने में पूरे हम कहें कि जीवन की कमाई लगानी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या का इस पर प्रभाव है। तो जनसंख्या दिवस जब भी हम मनाते हैं तो उस पे लोगों को क्या मैसेज मिलना चाहिए कि किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। आपने जो ये बात उठाई उसको एक और थोड़ा सा आसान करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हम एक बहुत ग्रैंड लेवल पे किसी चीज को लेके समझते तो लोगों को लगता है कि इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। पर हम अपनी यूनिट एक परिवार की इकाई से लेकर अगर चले तो उसमें ये लगता है कि जैसे एक परिवार है, एक 4 लोगों का परिवार है, एक 8 लोगों का परिवार है, ठीक है। दोनों की आमदनी सपोज 10,000 रुपए महीना है, तो चीजें अपने आप ही बहुत क्लियर हो जाती है कि वो 10,000 हमें 4 लोगों में करना है, तो हम उनकी जरूरतों को, बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों की खेल कूद में, या बच्चों के शौक को, या माँ बाप अपने अरमान और शौक को कैसे पूरा कर सकते। और वही पैसे जब 8 लोगों में बट जाएंगे तो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि संसाधनों की कमी अगर जनसंख्या ज्यादा है तो होनी ही है, चाहे वो नेचुरल संसाधन हो या मैन मेड संसाधन हो। हमने एक हॉस्पिटल बनाया, वहाँ 500 की भीड़ जा रही है, और एक हॉस्पिटल बनाया कि वहाँ 5,000 की भीड़ जा रही है, तो अपने आप हर चीज की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। डॉक्टर्स की भी, भाई डॉक्टर भी लिमिटेड नंबर में ही है, तो जो 500 मरीजों को देखेगा उसका काम करने का तरीका, और जो एक दिन में जिसको 5,000 मरीज देखने पड़ रहे हैं उसका काम करने का तरीका, दवाइयों की प्रेजेंस, बेड की प्रेजेंस जो कि हम लोग अक्सर झेलते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो हर एक चीज पे असर पड़ता है। इट्स नॉट ओनली कि जो है वो परिवार नियोजन हमें इसलिए सीमित करना है कि खाली जनसंख्या कंट्रोल करनी है, बट टू गिव अ बेटर लाइफस्टाइल, टू गिव अ बेटर एजुकेशन। और साथ के साथ अगर जनसंख्या कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं माँ का और परिवार में पिता की भी जिम्मेदारी उतनी नहीं है कि हमें अपने 8 बच्चों के लिए इतना कमाना है ना। तो उन सब चीजों पे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसको कह सकते हैं, या एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। अब कोई महिला है जिसके 2 बच्चे हैं और कोई महिला जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया है, तो उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है। उसको कॉम्प्लिकेशंस भी कम झेलने पड़ते हैं जिनके बच्चे कम हैं, और वो अपने बच्चों पे प्रॉपर ध्यान भी दे सकती हैं। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। इसी तरह इकाई से बड़ा परिवार, समाज, एक शहर, एक देश, इसी तरीके से बनता है।
लेकिन मैम जैसा कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया एक परिवार को लेकर के कि अगर एक परिवार में जो परिवार नियोजन का असली मतलब है उसको समझा जाए और फॉलो करें उसको, तो अगर हमारे जो परिवार में लोगों की संख्या है वो कम होगी तो हम कम से कम संसाधनों में भी उनको बेहतर से बेहतर चीजें दे पाएंगे। पर आज के समय में मैम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि मेरे सिर्फ सोचने से क्या होगा, ये सोच सबके अंदर है और शायद यही वजह है कि सब यही सोचते हैं इसलिए कोई नहीं सोचता है। तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है लोगों की? इस सोच को ही बदलना ही हमारी सबसे फर्स्ट वो होनी चाहिए कि जिसको हम लोग कहते हैं अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ानी है। और उसके लिए हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को फ्री, गवर्नमेंट ने जैसे बहुत सारी फ्री सुविधाएं दे रखी है। परिवार नियोजन के जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखी है सारे सरकारी हॉस्पिटल में, और अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अगर वो डिमांड करते हैं तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आसानी से अवेलेबल है। बस हमारा जो मेन पर्पस है कि हमारे कांटेक्ट में जो आए हम उनको उस चीज के लिए जागरूक करें। और ये खाली एक गायनी के डॉक्टर या फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तो आप उसको स्प्रेड करिए, ना कि खाली अपने तक सीमित रखिए। और इसी की कोशिश में हम लोग भी लगे रहते हैं। हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे भी करते हैं और बीच बीच में वैसे भी करते हैं, क्योंकि खाली एक दिन समझाने से तो जागरूकता नहीं आएगी। और इस बार का जो 2025 का मोटो है वो भी यही है कि हम खासकर यंग पॉपुलेशन में इस चीज की जागरूकता को बढ़ाएं कि वो एक अपना संतुलित और एक फेयर परिवार और प्लान्ड परिवार बना सके, जिसमें कि वो खुशी से अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल मैम, परिवार नियोजन के बारे में भी जरा सा हम अभी समझना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझते हैं कि जैसे भारत को युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग 70% लोगों की जो उम्र है वो करीबन 35 से 40 साल के आसपास की है। तो जो युवा हैं, अगर पहली बात तो एक तो नेगेटिव ये है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव है, कुछ फायदे भी होंगे। तो फायदे और नुकसान दोनों में ज्यादा क्या है ये भी लोगों को समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसको हम नियंत्रित करने की तरफ तो सोचेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। डाइवर्ट। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा इस पे ये कहना है कि युवा है, लेकिन वो युवा स्वस्थ है कि नहीं, युवा को अपॉर्चुनिटी तो मिले, तभी तो वो उस चीज को अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे ना। युवा होना बहुत अच्छी बात है, कोई भी देश अगर युवा है तो वो सबसे बड़ा संसाधन है उस देश के लिए। पर उस युवा को अपॉर्चुनिटी मिले, वो युवा अपने संसाधनों या उसके पास जो भी फैसिलिटी है उसको पाकर एक कहीं पहुंचे। तो अब अगर 5 बच्चों को आप सबको जो है वो बचपन से ही काम में लगा देंगे, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलेगी उनको, या इतनी भीड़ है कि कहीं पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या अपना काम शुरू भी कर रहे हैं तो उसको विस्तृत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारा युवा क्या करेगा? वो निराश और हताश ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही कि युवा है मगर स्वस्थ हो, ये महत्वपूर्ण, ये बहुत जरूरी है। स्वस्थ हो और ज्ञानवर्धक, तब उसके पास एजुकेशन या प्रॉपर नॉलेज हो, बिल्कुल, तभी वो युवा हमारे काम का है। बिल्कुल। अब मैम जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा इस पूरे बातचीत में, वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई युवा है जो समझदार है, जो आप समझ चुका है कि भाई ये आबादी किस तरह से घातक है, और ना सिर्फ वैश्विक स्तर पर, उसके पारिवारिक स्तर पे भी अगर देखा जाए तो कितना बड़ा उसके लिए नुकसानदेह है, वो समझ रहा है, तो वो फैमिली प्लानिंग को कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में लागू करे? देखिए, सबसे ये जो जनसंख्या विस्फोट है उसको रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका सिर्फ फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसको पाने के लिए बेसिकली हम लोगों के पास 2 तरीके के संसाधन हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं। एक परमानेंट, या जिसको कि हम कहते हैं कि कंप्लीटली जो है वो पूर्ण तरीके से उसकी जो है वो मतलब स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, और एक होता है टेम्परेरी या अस्थायी उपाय, है ना। परमानेंट में तो स्थायी है कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी की सुविधाएं होती है, वो हम लोग तब ऑफर करते हैं जब परिवार कंप्लीट है, आगे और बढ़ाना नहीं चाहता है व्यक्ति अपने परिवार को। पर जरूरी नहीं है कि सब लोग परमानेंट तरीके के लिए तैयार हो जाएं, है ना। उनका अपना भी माइंड सेट होता है कि भाई एक बार हमने परमानेंट तरीका अपना लिया, बाद में कभी हमें मन किया कि हम और अपना परिवार आगे बढ़ाएं, तो उसको कैसे जो है वो करें। तो उसके लिए बहुत ढेर सारे अस्थायी उपाय हैं, मतलब खाने की गोलियों से लेके, इंजेक्शन से लेके,
कॉन्डोम्स या जो बैरियर मेथड्स कहते हैं वो, और इंजेक्शन और कॉपर टी की तरह जो एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जिसको कि प्रयोग करके महिलाएं लंबे समय तक गर्भधारण से बच सकती हैं, 3 से 5 साल या 10 साल तक के लिए भी आती है। तो ये सारे संसाधन है, और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडिंग आप आइए, प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए। हर एक व्यक्ति अपने में अलग होता है, तो हर एक की चॉइसेस और हर एक की जरूरत और हर एक को हम क्या ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग किसी बीमारी के साथ भी होते हैं तो उनमें क्या संसाधन दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, उसका थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, बट आपको आकर डॉक्टर से बात करके सलाह जरूर लेनी है। वो आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा उपाय बताएगा जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल होगी। मैम, आपने कहा कि हर व्यक्ति अलग होता है, किसी को कोई बीमारी होती है जिसके साथ उसे किसी गर्भनिरोधक उपाय को इस्तेमाल करना होता है, कोई स्वस्थ होता है या किसी की और समस्या कुछ हो सकती है। तो लेकिन भारत में जो आज की स्थिति है, वो लोग डॉक्टर के पास तो तब पहुंचते हैं जब स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है या अब कोई रास्ता नहीं बचा, आसपास में कोई पड़ोसी नहीं बचा जिससे हम पूछ सकें, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। पहला तो उनका यही प्रयास होता है कि घर की बगल में किसी महिला के पास जाएं, थोड़ी बुजुर्ग हो, उससे पूछें कि अच्छा दादी हमें क्या करना चाहिए, अम्मा हमें क्या करना चाहिए। तो अम्मा अपने अनुभव के हिसाब से बता देती हैं। हो सकता है कि उनका अनुभव किसी चीज को लेकर के नेगेटिव रहा हो, फिर वो एक छवि उसमें बन जाती है कि नहीं, ये तो नुकसान करता है। तो गर्भनिरोधक उपायों को लेकर के बहुत सारी मिथ है लोगों के मन में, है भ्रम है कि अगर हमने इसका ज्यादा सेवन कर लिया तो फिर हम मां नहीं बन पाएंगे, या अगर बीच में गोली छूट रही है तो ये दिक्कत, मोटापा बढ़ रहा है, या तमाम तरह की समस्याएं। तो इस मिथ को कैसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठाना जरूरी है कि ये जो भ्रांतियां होती है वो वर्ड ऑफ माउथ, मतलब एक दूसरे से, किसी को अगर कोई कभी समस्या हुई तो वो उस बात को फैलाता है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत होती है कि मार्केट में जो हम मेडिसिन आती हैं या हम लोग जो गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और प्रयोगों के बाद आती है। तो अगर 1000 लोग यूज कर रहे हैं तो किसी एक को समस्या आ सकती है और वो जरूर जाके अपने डॉक्टर से मिले। लेकिन कभी भी कोई भी चीज शुरू करने से पहले एक बार बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह अब हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत हैं, तो कंसल्ट जरूर कर ले, क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी चीजें होती है, जैसे बहुत किसी को हेडेक है बहुत, तो हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि वो गोलियों की जगह कोई और ऑप्शन यूज करे, या कोई हार्ट का पेशेंट है, या किसी के लिवर या किडनी में कोई समस्या है, तो ऐसे लोगों को हम जरूर कहेंगे कि बिना परामर्श के कोई सुविधा ना शुरू करें। जबकि बहुत सारी सेफ दवाइयां आती हैं, हम उनको वो ऑप्शंस दे सकते हैं, तो वो उनका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल से पहले वो किसी डॉक्टर से मिले, वो तो बहुत एक अच्छा अच्छी राय उनको मिलेगी। मैम, आप चूंकि लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो आपके पास बहुत सारे युवा आते होंगे इस तरह की फैमिली प्लानिंग को लेकर के। कुछ की नई शादी होती है जो कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वो बच्चा नहीं चाहती हैं, या कुछ लोग बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं। तो उनके मन में क्या क्या सवाल, कभी कुछ आपको लगा कि अच्छा ये भी सवाल लोगों के बीच में फैल रहा है? हाँ, मिथ्य तो बहुत होते हैं लोगों के, भ्रांतियां तो बहुत लेकर आते हैं, क्योंकि वो सही जगह जाकर समाधान नहीं लेते हैं, इधर उधर से सुनी हुई बातें होती हैं। पर 2-3 चीजें मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ। जैसे शुरुआत में अगर कोई बहुत स्वस्थ कपल है ना, अगर वो चाहता है अपना डिले करना, तो उसमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। वो पिल्स द्वारा या बैरियर मेथड्स द्वारा अपने जो भी 2-3 साल का गैप चाहिए उनको, वो आसानी से ले सकता है। लोगों के मन में होता है ना कि हम शुरू में गैप करेंगे तो बाद में कहीं ऐसा ना हो हमें बच्चे ना हो, तो इस तरह की भ्रांति से दूर रहना है। या एक जो बहुत ज्यादा हम लोगों के जो सबसे ज्यादा प्रचलित और बहुत इफेक्टिव IUCD, जिसको कॉपर टी हम लोग कहते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब ऐसी भी महिलाएं हैं जो उसको एक बार प्रयोग करके निकलवा कर दोबारा फिर प्रयोग करती हैं। पर वही है कि अगर किसी 1-2 के साथ कोई समस्या आती है तो वो लोग उससे बहुत डरने लगते हैं, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेफ हैंड्स द्वारा आपको लगाई गई है या आपको कभी कोई समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि इधर उधर क्वैक से या किसी अलग जगह से जाके राय लेने से। तो वो भी बहुत ही अच्छा और बढ़िया मेथड है, क्योंकि होता क्या, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ परमानेंट मेथड कि अगर आपने 10 साल वाली लगवा ली तो उसके बाद इतना समय नहीं रह जाता है कि फिर आप फिर से दोबारा कुछ और सोचने की जरूरत हो। तो स्थायी उपाय ना भी अगर कोई अपनाना चाहे तो कॉपर टी है। या आजकल सरकार ने 2 बहुत पिछले 4-5 सालों से हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक इंजेक्शन आया है
हर एवरी 3 मंथली लगाते हैं। वो भी बहुत सेफ है। वो भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके हम आसानी से उसको दे सकते हैं। इसी तरीके से पिल्स आई हैं नॉन हार्मोनल पिल्स। हार्मोन की पिल्स से जिसको समस्या होती है वो नॉन हार्मोनल, और उसका सेवन करना भी बड़ा आसान है। हफ्ते में शुरू के 3 महीने में 2 बार खाना है और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 1 गोली खानी है, और उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास वी हैव अ बास्केट ऑफ चॉइस, और जब भी हमारे पास कोई आता है तो हम उसको सब साधनों के बारे में बताते हैं। फिर वो अपने हिसाब से उनको चुनता है कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये और ये और ये सही लग रहा है, अब आप मेरी मदद करिए कि मैं इनमें से क्या प्रयोग करूं। तो फिर हम उसको उसी हिसाब से काउंसल करके बताते हैं कि भाई ये लेंगे तो आपको ये पॉजिटिविटी, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर वो अपने आप ही चुनते हैं कि नहीं ठीक है, आप मुझे ये साधन दे दीजिए। तब अब मैं ये देख रही हूँ ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years कि लोग जागरूक हुए हैं, ऐसा नहीं है, पर स्टिल अभी और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। मैम एक सवाल और कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, निःशुल्क चीजें वितरित की जा रही जैसा कि आपने बताया, पर क्या कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आवश्यकता है आज की जनसंख्या को देखते हुए कि हमारे दो की जो नीति है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करवाई जाए? स्ट्रिक्टली फॉलो तो हम नहीं करा सकते क्योंकि आप किसी का रिप्रोडक्टिव राइट नहीं छीन सकते, है ना। पर हाँ, हम उसको बार बार काउंसिल जरूर कर सकते हैं। उनको हम बार बार ये याद जरूर दिला सकते हैं कि जल्दी जल्दी 2 बच्चे आने से माँ के शरीर पे कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, आने वाली संतान में कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। या हम उनको और कॉम्प्लिकेशंस बताकर कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माओं को ये समस्याएं, हड्डियां कमज़ोर होना, या प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या प्रेगनेंसी के बाद रक्तस्राव की समस्या हो जाना, ये सारी चीज़ें अगर हम उनको रेगुलर बताते रहेंगे तो वो अवश्य हमारी बातों पे ध्यान देंगे। पर आप फोर्सफुली तो किसी को नहीं कह सकते क्योंकि किसी का बर्थ राइट या रिप्रोडक्टिव राइट तो हम नहीं छीन सकते। पर काउंसलिंग एक ऐसा माध्यम है हमारे पास, और ज़रूरी नहीं कि खाली कोई आए हमारे पास। हम जब वार्ड्स में राउंड लेने जा रहे हैं, जब हम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, जिस समय हम पेशेंट्स हमारे पास चेकअप के लिए आती है, और खाली गायनी के डॉक्टर ही नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी डॉक्टर्स, मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, या किसी और विभाग के लोग हैं, अगर आप किसी ऐसी महिला से मिलते हैं तो उनको अवश्य इस बात का जरूर ज्ञान दें, क्योंकि ये खाली एक क्षेत्र का ही समस्या नहीं है। कई बार हमारे पास मरीज आती हैं, टीबी की दवा खा रही है, खाते खाते बच्चा आ गया। अब आप एबॉर्शन करिए क्योंकि दवा का साइड इफेक्ट ना हो, पर अगर उनको वहीं पे रोक दिया जाए कि भाई आप टीबी की दवा खा रही हैं, आपको बच के रहना, कम से कम शुरू के 2-3 महीने आप ट्राई करिए कि ना प्रेगनेंसी हो। या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, पता चला 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, या हार्ट का इलाज चल रहा है और उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई। अब हमारे लिए उसका एबॉर्शन करना भी बड़ा मुश्किल है, पेशेंट का प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में भी हर तरह के रिस्क है। तो अगर वो उसी लेवल पे उनको समझा दिया जाए कि भाई अभी तुम्हारा ये इलाज चल रहा है, अभी तुम ये जाकर अपनी डॉक्टर से मिल लो और कोई ना कोई गर्भधारण का साधन ले लो, तो शायद ये इस तरह की जो अनसेफ एबॉर्शंस या रिस्की एबॉर्शंस है ये बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत तरीके से लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाही करें। बेहतर ये है कि वो जागरूक बने और अपने स्वास्थ्य, और हमारे लिए तो भाई एक जान बहुत कीमती है ना। तो अगर इससे छोटी सी समस्या कि हमने साधन नहीं इस्तेमाल करे और प्रेग्नेंट हो गए और प्रेग्नेंट होके लैंड अप इन सम प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन, तो बहुत बुरा लगता है कि हम जिस चीज को रोक सकते हैं वो एक इतनी बड़ी समस्या में लैंड अप हुई। बिल्कुल। तो मैम इस दिशा में जो हमारा और आपका प्रयास है लोगों को जागरूक करने का, मैं आपको भी बहुत बधाई दूंगी कि आपने इस दिन को चुना अवेयरनेस फैलाने के लिए, और हम भी आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप अपना वक्त निकाल करके कीमती समय दिया आपने हमें और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हमारा तो यही काम है। वैसे हम लोगों के बीच में भी जाते हैं, बताते हैं, जो समझ जाएगा ठीक है, जो नहीं समझेगा उसको भी समझाएंगे। हाँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो बस आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। और मतलब नॉर्मल जनता से भी यही अपील है हमारी कि जो इन साधनों से जिसको फायदा हुआ है या नहीं भी फायदा, वो अपने आसपास के लोगों को अवेयर करे। एटलीस्ट इतना तो कह ही सकता है कि जाकर डॉक्टर से मिलो और आगे के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ अपनाओ। बिल्कुल, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस तरह की तमाम सेहत से जुड़ी हुई बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। रेडियो KGMU गूंज 89.6